नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने सबको हैरान कर दिया। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले गैर यादव ओबीसी को एकजुट करने का ये बीजेपी का बड़ा दांव माना जा रहा है। लेकिन पंकज चौधरी जो हैं वो कुर्मी समुदाय से आते हैं। यूपी की राजनीति में कुर्मी वोट की अहमियत पिछले कुछ चुनावों में तेजी से बढ़ी है। 7%, 8%, 6 से 8% के बीच में ये समाज अपनी वोटिंग पावर रखता है, लेकिन 48 से 50 सीटों पर अपना असर रखता है, यानी 10-15% के आसपास। यादवों को जैसे आप समाजवादी पार्टी से हम जोड़ लेते हैं या जाटवों को जैसे बीएसपी से जोड़ लेते हैं, वैसे कुर्मी किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं, इसीलिए वो सभी पार्टियों के एजेंडे पर रहते हैं। तो क्या बीजेपी ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कुर्मी राजनीति में कोई बड़ा पासा फेंक दिया है? ये समझने के लिए, इस पहलू के तमाम एंगल समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम साहब। पहला सवाल तो यही है, पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाया, उसके बाद से जो जिस तरह से हेडलाइंस छप रही हैं, जिस तरह से बयान छप रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सारा कुर्मी वोट बीजेपी ही ले जाएगी। क्या ऐसा है? क्या ये कदम इतना प्रभावशाली और इतना बड़ा है पंकज चौधरी को बनाने का कि कि बीजेपी कुर्मी वोट को पूरी तरह अपनी तरफ कर लेगी? बहुत शुक्रिया नीरज जी। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश को बिहार से थोड़ा अलग देखना चाहिए कुर्मी वोटों के लिहाज से। बिहार में कुर्मी कोई साथ में वोट करता है, वहां नीतीश कुमार उनके एक छत्र जो नेता हैं, इकलौते नेता हैं। उत्तर प्रदेश में कुर्मियों के वोटिंग पैटर्न को देखने के लिए अभी विगत 2022 के विधानसभा चुनाव को भी अगर आप देखेंगे, अभी 2024 के लोकसभा चुनाव को भी देखेंगे, तो आपको नजर आएगा कि कुर्मी अपने पुराने पैटर्न पर है। 41 विधायक उनके जीते हैं नीरज जी, और ये उत्तर प्रदेश के जितने बैकवर्ड प्रजातियां जितनी हैं, सवर्णों में ठाकुर ब्राह्मण को छोड़कर सबसे ज्यादा विधायक हैं इनके। कुर्मी जैसे पंकज चौधरी गोरखपुर की जिस सीट से आते हैं, जो काट के बनी है, गोरखपुर के महाराजगंज बनाई गई है, उसके बिल्कुल सटा हुआ सीट बस्ती की सीट है, वहां रामप्रसाद चौधरी जीतते हैं। रामप्रसाद चौधरी भी लगभग 7 बार 8 बार एमपी 7 बार रह चुके हैं। जनता दल से वो जीते, बहुजन समाज पार्टी से वो जीते, समाजवादी पार्टी से वो जीते, फिर समाजवादी पार्टी से अपनी जीत गए। तो कुर्मियों का थोड़ा सा पैटर्न अलग है उत्तर प्रदेश में। कुर्मियों के सारे मंडल के हिसाब से नेता हैं। अब ये अलग बात है, उसमें से बहुत से नेता नहीं रहे, जैसे सोनेलाल पटेल नहीं रहे, अनुप्रिया पटेल ने उनकी विरासत को संभाला है। बेनी प्रसाद वर्मा नहीं रहे, लेकिन राकेश वर्मा उस विरासत को नहीं संभाल पाए। विनय कटियार रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे हैं। रामपूजन पटेल एक बड़े नेता हुआ करते थे जो फूलपुर से जीता करते थे, रामपूजन पटेल का भी ऐसी मामला था। फिर आप आइएगा तो आप बांदा अगर पहुंचेंगे तो बांदा में राम संजीवन सिंह बसपा में रहे तो जीते, भाजपा में रहे तो जीते, समाजवादी पार्टी में रहे तो, कम्युनिस्ट पार्टी से भी जीते। तो कुर्मियों का ये सिस्टम है। उसको इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी जा चुका है। कुर्मी को ओबीसी, ये जो बिरादरी है, ये ओबीसी वाद पे नहीं जाती है। इसकी पहली जो एक सबसे बड़ी प्राथमिकता है उसका बिरादरी का कैंडिडेट, और चिल्लाती भी नहीं, कहती भी नहीं, कोई शोर भी नहीं मचाती कि लोगों को लगे कि कुर्मी बिरादरीवाद में बहा जा रहा है। नतीजे आते हैं तो कुर्मी चौंका देता है। अब आप देखिए, जब नरेश उत्तम पटेल को टिकट फतेहपुर से दिया गया था तो माना जाता था नरेश उत्तम बहुत कमजोर उम्मीदवार है, लेकिन नरेश उत्तम एमपी हो गए। आपको इससे अंदाजा लगा लीजिए। मैंने एक दो बार आपके उसमें प्रोग्राम में एक बात कही है कि मैं जहां से आता हूं, यह अयोध्या मंडल है, और अयोध्या से सटी हुई जो सीटें हैं, जैसे बहराइच की सीट है, वहां पदम सिंह चौधरी कुर्मी थे, वो भाजपा से एमपी होते थे। बेनी प्रसाद वर्मा कैसरगंज से एमपी होते थे, रामप्रसाद चौधरी बस्ती से एमपी होते थे, और विनय कटियार फैजाबाद से एमपी होते थे। तो ये कुर्मियों का वोट देने का तरीका है। मुझे लगता है कि ये कामयाब, जैसे अगर पंकज चौधरी चाहें कि हम रामप्रसाद चौधरी को हरवा दें बस्ती से, तो नहीं हरवाएंगे। ये है, ये एक थोड़ी सी दिक्कत है। वैसे कुर्मी ओबीसी उन्होंने चेहरा दिया और किसको दे ही सकते थे, तो यादव हो नहीं सकता है, केशव मौर्य रह चुके हैं, उसके अलावा जाट उनका हाई है, कुर्मी इससे पहले एक बार हो चुका था, इस्तेमाल किया जा चुका था, कोई असर नहीं डाल पाए थे। पंकज चौधरी जो है वो चूंकि पूरब से आते हैं, चौधरी कुर्मी है, तो वो आसपास की सीटों पर जो असर डालने, इससे ज्यादा मैं नहीं देख पा रहा हूँ।
तो ये तो बात है कि जैसे ना तो वो पार्टी से बंधे हैं, इलाकावार भी उनका पैटर्न जो है वो बदलता जाता है, हर इलाके में अलग नेता अलग पार्टी से होता है। और कुर्मी, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ओबीसी वाद में कुर्मी नहीं बंधता है, वो अपनी बिरादरी के नेता को देखता है। ऐसे में एनडीए में 27 के करीब विधायक कुर्मी हैं, 4 सांसद कुर्मी हैं, 2 केंद्रीय मंत्री कुर्मी हैं, 4 यूपी के मंत्री कुर्मी हैं। इतनी तवज्जो बीजेपी को उल्टी तो नहीं पड़ जाएगी? यानी जो बात आपने कही या हमने डिस्कस की कि पंकज चौधरी को बनाना कितना प्रभावी होगा, अभी उसके सामने तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन उसे पलट दें अगर, तो इतनी तवज्जो देना कहीं जो ट्रेडिशनल वोट है बीजेपी का उस पर वो नाराज तो नहीं हो जाएगा? बीजेपी को उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं, मैं वो भी नहीं देख पाता हूँ। उसकी वजह है, देखिए ब्राह्मण जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आंख बंद करके है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कायस भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, देता रहेगा। उसके अलावा आप जब आइएगा, जो वैश्य बिरादरी है, जो व्यापारी वर्ग है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कल भी था, आज भी है। ये उस जमाने से था जब जनसंघ थी। आज की बात छोड़ दीजिए, आज लोग तो सब आ गए हैं। तो मैं समझता हूं कि उसका कोई बैकफायर नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 2022 में जीते हुए जो उनके विधायक थे, उसमें कमी नहीं आएगी कुर्मी विधायकों में। अगर वो कुर्मी ना होता तो लोकसभा के चुनाव की फिर मैं लौटूंगा 2024 में, नीरज जी। अवधेश प्रसाद और तनुज पुनिया, ये 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कुर्मी वोटों से एमपी बने। बाराबंकी तनुज पुनिया रिजर्व सीट में कुर्मी वोटों की वजह से एमपी है। अवधेश प्रसाद की सबसे बड़ी लीड जो है बीकापुर में है, जहां सबसे ज्यादा कुर्मी है। उसके अलावा उनकी लीड बहुत कम है। और ये दोनों दलित नेता हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये दोनों नेता जिनकी बात कर रहे हैं, दलित समुदाय से आते हैं। और कासिम साहब जो पॉइंट अंडरलाइन कर रहे हैं वो ये है कि दलित समुदाय से आते हैं, लेकिन ये कुर्मी वोट ने इन्हें जिताया है। जी, और वो ये चीज भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा अकर रही है कि जो ऐसी सीटों पे, या सुल्तानपुर को आप ले लीजिए, बहुजन समाज पार्टी का कुर्मी लड़ रहा था, उसने इतने वोट पा लिया कि मेनका गांधी चुनाव हार गई, जबकि समाजवादी पार्टी का वहां से निषाद जीता है। अंबेडकर नगर जिले से आके श्रावस्ती से क्या कहते हैं, सांसद हो जाता है कुर्मी बिरादरी का राम शिरोमणि वर्मा। और फिर वो बसपा से टिकट नहीं पाता, सपा से लड़ता है तो सपा से जीतता था। पहले वो बसपा से जीतता है, अब की समाजवादी पार्टी जीत जाता है। रहने वाला अम्बेडकर नगर और लड़ रहा है श्रावस्ती। कुर्मियों में यह नहीं देखा जाता है कि किस क्षेत्र का है। कुर्मी अपने समाज के कैंडिडेट को, और बड़ा दिलचस्पी है नीरज जी कि राम शिरोमणि वर्मा भी एक व्यवसायी है, कारोबारी है। श्रावस्ती का इलेक्शन लड़ने से पहले राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं था, और वो एमपी हुए और आप समाजवादी पार्टी से एमपी हो गए। तो मैं समझता हूं कि कुर्मी राजनीति को उत्तर प्रदेश को कम से कम बिहार के चश्मे से हम और आप नहीं देख सकते। जी नहीं, बिल्कुल सही। अब जरा अगर हम समाजवादी पार्टी के नजरिए से देखें तो मैं देख रहा था सीएसडीएस लोकनीति का आंकड़ा 2017, 2019, 2022, 2024 4 चुनाव में 2-3% करके समाजवादी पार्टी का कुर्मी वोट बढ़ा है। 2024 में 34% कुर्मी वोट जो है वो लगभग मिला है समाजवादी पार्टी को। तो समाजवादी पार्टी ने कुर्मी नेता भी जोड़े हैं। बीएसपी से बहुत सारे कुर्मी समुदाय के नेता अब समाजवादी पार्टी में हैं। रामप्रसाद चौधरी जैसे नेताओं का, नरेश उत्तम पटेल का, लालजी वर्मा का आपने नाम भी लिया अभी। फिर अखिलेश यादव की एक पीडीए मुहिम है जो एक ओबीसी समुदाय को सामूहिक तौर पे एड्रेस करती है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की जो दावेदारी कुर्मी वोट पे है, जो 17 के बाद लगातार बढ़ रही है, वो आप कैसे देखते हैं कि उसमें और गुंजाइश बढ़ने की है, या उसमें यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर आएगा? नहीं, देखिए ऐसा, ये बढ़ने की वजह क्या है? जैसे लालजी वर्मा बढ़े तो उनके साथ कुर्मी वोट बढ़ गया। रामप्रसाद चौधरी बढ़े, उनके साथ कुर्मी वोट बढ़ गया। राम शिरोमणि वर्मा जो है आपके, जो श्रावस्ती के सांसद हैं, वो बढ़े समाजवादी पार्टी में। ये सब शामिल हुए ना, बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आए, तो वो वोट बढ़ा, वो उनके साथ। ये इसको मैं, देखिए यही मेरे साथ जो प्रॉब्लम है, मैं चीजों को एकदम साफ हर एक आईने से नहीं देख पाता। पीडीए में फायदा हुआ उन नेताओं का जो आयात हुए बहुजन समाज पार्टी से। कुर्मी समाज से आए आपके लालजी वर्मा, राम शिरोमणि वर्मा, उसके बाद आपका रामप्रसाद चौधरी।
ये 3 लोग आ गए। उसके बाद निषाद समाज के सुल्तानपुर से रामभुआल निषाद आ गए और दूसरे निषाद शामिल हो गए। इसी तरह से ये इन लोगों का आना, जैसे ये राम संजीवन है बांदा के, हुआ करते थे, बहुत बड़े नेता थे, कम्युनिस्ट के, भी बसपा में रहे, उसके समाजवादी पार्टी में रहे। जदुआ का परिवार पहले बसपा को समर्थन करता था, अब समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन कर रहा है, नेचुरल है कि उनका वोट बढ़ेगा। बेनी प्रसाद वर्मा बीच में छोड़ के समाजवादी पार्टी चले गए थे। विनय कटियार का वर्चस्व समाज भारतीय जनता पार्टी में लगभग ना के बराबर रह गया है। आपके यहाँ यूपी तक थे, उन्होंने बातचीत में कई शिकायतें भी की हैं। तो अब विनय कटियार कुर्मियों के एक नेता थे, तो कम से कम फैजाबाद और उसके आसपास के जिलों में तो असर करते थे। अब आपके पास मंडल में देखिए, पूरे एक नेता के पीछे पूरे प्रदेश का कुर्मी नहीं जाने वाला। मंडल में स्थापित नेता होते थे पहले। उस पैटर्न पर अगर भारतीय जनता पार्टी के पास मंडलों में नेता स्थापित होते तो भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा ले सकती थी। नीरज, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात समाजवादी पार्टी के नजरिए से, बीजेपी के नजरिए से, एनडीए के नजरिए से देखना जो है वो सही नहीं होगा अलग अलग नेताओं का। बहुत इंटरेस्टिंग बात कासिम साहब ने बताई कि अगर हम ये देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कुर्मी वोट बेस बढ़ रहा है, तो दरअसल उनके वो कुर्मी नेताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं और वो नेता इंडिविजुअली निजी तौर पर अपने साथ कुर्मी वोट का एक हिस्सा लेकर आते हैं और वही आखिर में टैली में हमें बढ़े हुए परसेंटेज के तौर पर नजर आता है। बीजेपी ने अपने गैर ओबीसी वोट के एक हिस्से की आउटसोर्सिंग कर रखी है लंबे वक्त से, सहयोगी पार्टियों की शक्ल में। माने ओम प्रकाश राजभर, निषाद कह लीजिए, जयंत चौधरी कह लीजिए, और कुर्मी वोट की अगर बात करते हैं तो वो अनुप्रिया पटेल को, जैसा आपने सोनेलाल पटेल का जिक्र किया और फिर अनुप्रिया पटेल ने उनकी विरासत संभाली। बीजेपी की ये एग्रेसिव कुर्मी पॉलिटिक्स अनुप्रिया को कितना असहज करेंगी? अनुप्रिया इस पे कैसे रिएक्ट करेंगी? देखिए, अनुप्रिया पटेल, नीरज जी, मिर्जापुर मंडल और वाराणसी मंडल के बाहर अनुप्रिया पटेल का बहुत ज्यादा असर नहीं है। प्रयागराज मंडल में भी उतना उनका असर नहीं है। उनकी बहन, जिनको वो आप समझिए पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल जो हैं, उनसे उनकी दुश्मनी जग जाहिर है, राजनीतिक नहीं। बहन और माँ के बावजूद जो रिश्ते की जो खटास है वो मीडिया में, पब्लिक डोमेन में है। वो जिस तरह से कृष्णा पटेल बयानात देती रहती हैं और पल्लवी पटेल प्रोग्राम्स करती रहती हैं, तो वो अपने क्षेत्र में अगर वहां से कुछ होता, मिर्जापुर, वाराणसी या इलाहाबाद, प्रयागराज मंडल से कोई निकाला जाता कुर्मी नेता, तब उनको दिक्कत हो सकती थी। हाँ, ये है कि आपके ये जो हिस्सा है बस्ती का, इससे मिले हुए जो डुमरियागंज क्षेत्र है, वहां कुर्मी एक बार इन्होंने विधायक जिताया था, जिसने बाद में बगावत की, उसके बाद उसको टिकट नहीं मिला। फिर वो एमपी का इलेक्शन लड़ गया चंद्रशेखर की पार्टी से, और अभी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। जगदम्बिका पाल जहां से जीतते हैं डुमरियागंज, जहां से जगदम्बिका पाल जीतते हैं डुमरियागंज। तो ये यहाँ पे इन्होंने थोड़ा असर बढ़ाया था। लेकिन वहां पर जो लोकल लीडर है, जिसको लेकर चंद्रशेखर बताते थे कि हम 2 ही सीट पे लड़े, एक पे तीसरे पे रहे, एक पे हम जीते, तो वो अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। वो भी चौधरी कुर्मी है। तो मैं समझता हूं कि अनुप्रिया पटेल को बहुत ज्यादा इससे दिक्कत होने वाली इसलिए नहीं है कि उनके कार्य क्षेत्र का कोई कुर्मी नहीं बनाया गया है। फिर वहीं पे आऊंगा कि कुर्मियों के छत्र मंडल वाइज है, नीरज जी। अब जैसे अयोध्या मंडल में इस वक्त नेता अगर कोई बन गया है कुर्मियों का, तो वो लालजी वर्मा है, एमपी होने के बाद। पहले वो बेनी प्रसाद वर्मा हुआ करते थे या विनय कटियार हुआ करते थे, अब लालजी वर्मा। तो आसपास का कुर्मी अपना सारे काम लेके वो लालजी वर्मा के पास ही पहुंचता है। तो ये एक ऐसी सच्चाई है कुर्मी पॉलिटिक्स की। अगर आप पीछे जाएंगे तो आप पाएंगे पुराना रिकॉर्ड की, मतलब आसपास के तमाम मंडलों के एमपी आप उठाएंगे तो कोई बहुजन समाज पार्टी से कुर्मी एमपी है, कोई समाजवादी पार्टी से, कोई भारतीय जनता पार्टी से, कोई कांग्रेस से। बेनी प्रसाद वर्मा गोंडा जाके लड़े और कांग्रेस से एमपी हो गए और राजा आनंद सिंह को हरा दिया उन्होंने। तो ये एक ऐसी कुर्मी राजनीति की कहानी है। कुर्मी देखिए बहुत शांत कौम है, कि खेती किसानी से काम रखने वाली कौम है। सड़क पे आपको प्रदर्शन करते हुए कुर्मी नहीं मिलेंगे। कुर्मियों का एक तरीका ये है कि उनके पटेल संस्थान हर जिले में बने हुए हैं, बड़े बड़े उनके मैरिज हॉल हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं। उनकी सारी बैठकें उसी पटेल संस्थान में होती हैं। उसमें पार्टी की कोई लाइन नहीं होती, वो कुर्मी बैठता है वहां पर। क्षत्रिय कुर्मी सभा कई जगह बनी हुई है, वहां बैठता है। तो मैं पिछले अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि पिछले 30-40 सालों में, 45 सालों में बहुत कुर्मी नेताओं के मेरी कुर्बत रही है। उसमें बेनी प्रसाद वर्मा भी हैं, लालजी वर्मा भी हैं।
सोनेलाल पटेल जब जिंदा थे, मैं उनकी भी बात कर सकता हूँ। हमारे ही फैजाबाद से भी एमपी हुआ करते थे कुर्मी बिरादरी के। तो मैंने कुर्मियों की राजनीति करना और कुर्मियों की एक दूसरी पार्टी चुनाव के बीच में दूसरी पार्टी के कुर्मी नेताओं के एक साथ बैठे हुए मैंने देखा है। तो कुर्मियों का ये स्टडी है, उनके लिए बिरादरी पहले है, कुर्मी स्वाभिमान पहले है, पार्टी बाद में। 14 में ये भ्रम टूटा था, 14 के बाद फिर शुरू हो गया। तो जो एक बड़ी बात है वो यही है कि बिरादरी पहले है, पार्टी, इलाका, नेता, ये सब उसके हिसाब से बदलता रहता है। मायावती की बात कर लेते हैं कि पिछले 3 चुनाव के आंकड़े, जैसा मैंने कहा कि मैं नज़र मार रहा था CSDS लोकनीति के आंकड़े पे, तो मायावती को ना के बराबर 1-2%, 4%, 5% कुर्मी वोट मिला है। तो अब कुर्मी वोट की इस पॉलिटिक्स के इस गेम में वो कहाँ है? मायावती कहीं है कि ये सारा वोट फाइनली एनडीए और समाजवादी पार्टी के हिस्से में ही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मायावती इसलिए इस रेस में नहीं है कि एक जमाने में बहुजन समाज पार्टी में मायावती ने जब पहली शपथ ली थी तो उनके साथ दूसरी शपथ लेने वाला सिर्फ एक मंत्री था, वो भी कुर्मी था। अंबेडकर नगर का जलालपुर से वो विधायक थे, उन्होंने कुर्मी थे, उन्होंने शपथ ली थी। राम लखन वर्मा नाम था उनका। सोनेलाल पटेल उनके पास थे, बरखूराम वर्मा उनके पास विधानसभा अध्यक्ष थे, राम संजीवन पटेल उनके पास थे, उसके बाद राम प्रसाद चौधरी उनके पास थे। उनके पास कुर्मियों की एक बड़ी लाइन थी। आज उनके पास कोई कुर्मी लीडर नहीं है, और कुर्मी, जैसा मैंने कहा, कि अपने नेता के बगैर नहीं जाता है। तो अगर बीच चुनाव में कुर्मियों का पलायन होता है, कोई कुर्मी कहीं टिकट नहीं पाता है, मजबूत नेता है, बहुजन समाज पार्टी में जाता है, तो वो अपनी सीट पे तो काम कर जाएगा। लेकिन अगर आप कहिए कि कुर्मी जो है पार्टी के तौर पे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेगा, मुझे लगता है ये कहना थोड़ा सा नाइंसाफी होगी। बिल्कुल। लार्जर पर्सपेक्टिव में देखते हैं कासिम साहब, हमने बात की कुर्मियों की, कुर्मी वोट की, कुर्मी पॉलिटिक्स की, लेकिन बात कुर्मी वोट जीतना या कुर्मी वोट का बड़ा हिस्सा लेना तो है नहीं, फाइनली तो चुनाव जीतना है। तो ऐसे में जो गैर यादव ओबीसी है, सैनी, साक्य, कुशवाहा, पाल, नूनिया, चौहान, अब ये फोकस्ड पॉलिटिक्स अगर कुर्मी समाज की हो रही है, तो ये जो बाकी गैर यादव ओबीसी वोट है उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में, जो छोटा छोटा जुड़कर बन जाता है, इसका क्या रुख देखते हैं आप? नीरज जी, इसमें अगर आप गौर कीजिएगा तो गैर यादव ओबीसी में कुर्मी और यादव के बाद मौर्य सबसे बड़ी बिरादरी है, उसके बाद पाल बिरादरी है, उसके बाद निषाद बिरादरी है, उसके बाद लोधी बिरादरी है। अब इसमें मौर्य इस वक्त केशव मौर्य की वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी तादाद में, वो भी लीडर के साथ जाता है, लेकिन वो प्रदेश में लीडर देखता है। जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य थे वो बसपा के साथ था, पारसनाथ मौर्य जब थे तो जनता दल के साथ था, और अब वो केशव मौर्य के साथ भारतीय जनता पार्टी में है। चूंकि मैं तमाम जिलों में घूमता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, मुझे तमाम ऐसे नेता मिलते हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जमाने में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे, तमाम पीसीएफ में मेंबर थे, और तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अच्छे पोस्टों पे थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी में। तो अब ये तो गया नॉन ओबीसी में तीसरी बिरादरी, आप मान सकते हैं कि मौर्य तीसरी बिरादरी है। उसके बाद आप आइए, लोधी जो है भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड वोटर रहा है। उसकी वजह उमा भारती भी थी और कल्याण सिंह लोधी भी थे, उसके बाद साक्षी महाराज भी, ये सारे लोध नेता हैं। एक बार ये लोग अलग हुए थे, समाजवादी पार्टी में गए थे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। उसके बाद आप आइए, चौरसिया भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड है, कलवार जिसे जायसवाल कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड है। उसके बाद आप पाल में आइएगा तो पाल जो है वो कंफ्यूज है, समाजवादी पार्टी में रहे, उनका प्रदेश अध्यक्ष पाल है, कि बहुजन समाज पार्टी को देखे, उनका प्रदेश अध्यक्ष पाल है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई पाल नेता नहीं है। उसके बाद आइए चौहान लोनिया चौहान बहुजन समाज पार्टी के जमाने में बसपा के साथ गया था, वरना वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर था। अब दोनों, एक फागू चौहान है चौहानों के नेता, वो गवर्नर है, और दूसरे तारा सिंह चौहान है जो मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी में है, चौहान भी उधर है। सैनी माली, इनको कोई पहले पूछता नहीं था, बहुजन समाज पार्टी के उदय से पहले कोई जानता भी नहीं था कि सैनी और माली भी सांसद और विधायक होता है। लेकिन धर्म सिंह सैनी हो, मंगल सिंह सैनी हो, तमाम ये नाम जो हैं यह भारतीय जनता पार्टी में है, और वो सैनी जो है उनके सांसद भी हैं, तो इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो निषाद आप देख ही रहे हैं कि निषाद वहां पर उन्होंने निषाद पार्टी ही एक पूरी उनके साथ है, संजय निषाद है। हालांकि संजय निषाद अपने पुत्र को, जो निषाद बिरादरी के कैंडिडेट से आ रहे हैं, पप्पू निषाद से, अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए, क्योंकि वो जो था पप्पू निषाद इनसे बड़ा साबित हो गया। वो एक अलग इश्यू है।
और सुल्तानपुर में जो है निषाद समाजवादी पार्टी का दूसरा सांसद जीत गया आपके इंडिया अलायंस ब्लॉक का। तो लेकिन निषाद नेता उनके पास है। तो अब बिरादरियों में इतनी जागरूकता आ गई है, बिरादरी छोटे छोटे जो पॉकेट्स बिरादरियों के बन गए हैं, उनके अपने अपने मंडलों में, जिलों में नेता हो गए। भारतीय जनता पार्टी उनको साधना जानती है। राजभर आप देखिए, राजभर की अनिल राजभर को कितना कद बढ़ाया गया, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया, कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया, लेकिन वो ओम प्रकाश राजभर का विकल्प नहीं बन पाए। तो ये ऐसी कहानी है कि जिसमें नॉन ओबीसी, यादव ओबीसी में, और यादव का भी सुन लीजिए, हम लोग चर्चा में अपनी कहते हैं कि साहब यादव जो है वो तो समाजवादी पार्टी का है। नहीं, यादव, मैंने कई बार अपने आपके डिबेट में ये बात कही है कि बहुजन समाज पार्टी से मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए 6 यादव एक बार में सांसद हो गया। रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, बालचंद यादव, डीपी क्या कहते हैं, मिस सेन यादव, कैलाश नाथ यादव, मतलब 6 यादव एमपी जीत गया। तो यादव, अभी आपने बिहार में देखा, बिहार में 13 यादव जो है उनसे जीता है एनडीए से, और 11 यादव जीता है तेजस्वी की पार्टी से। तो यादव भी कहीं ना कहीं इसी 2022 के चुनाव में 2 यादव जो हैं, एक रामचंद्र यादव हमारे रुदौली के 3 बार से एमएलए हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट को हरा देते हैं वो। और इसी तरह से जौनपुर में आप देखिए, अरशद खान समाजवादी पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट थे, और वहां से यादव भारतीय जनता पार्टी का दोनों जगह से जीत गया। तो ये हम और आप, हाँ, ओवरऑल मुख्यमंत्री बनता हुआ अखिलेश यादव को देखेंगे तो जहां यादव मजबूत नहीं लड़ रहा है, वहां यादव समाजवादी को है। और नॉन यादव में भी यही है कि अगर उसकी कहीं बिरादरी मजबूत लड़ गई तो वो किसी भी पार्टी से हो, अच्छी लड़ने वाली पार्टी के साथ वो उसको वोट दे देता है। एक सवाल और आपने अखिलेश यादव की बात चूंकि कर दी है कि ये थोड़ा कुर्मी पॉलिटिक्स से, गैर यादव ओबीसी से हटके सवाल है कि एक चैनल के प्रोग्राम में आज ये अखिलेश यादव कहीं थे और उनसे पूछा गया कि आप जय श्री कृष्ण से शुरू करेंगे या जय श्री राम से शुरू करेंगे, तो अखिलेश यादव ने कहा जय भीम जय समाजवाद। आप इसको कैसे देखते हैं, जय भीम जय समाजवाद? पिछले दिनों भी चूंकि हमने ये डिस्कशन किया था कि अखिलेश यादव जो है वो दलित समुदाय को लेके कुछ ज्यादा आजकल गंभीर नजर आ रहे हैं। नीरज जी देखिए, इस वक्त अनुपम मिश्रा हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जय भीम जो है हर पार्टी का स्लोगन हो गया है, क्योंकि उनको लगता है कि भीम जो है वो हमारी वैतरणी पार कर सकते हैं। लेकिन जय भीम वाले जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है, जो मायावती का समाज है, जिसे जाटो कहते हैं, हमारे पूरब में उसको गौतम कहते हैं, या दूसरी बिरादरी के नाम से जाना जाता है, वो सबसे ज्यादा जानकार और पढ़ा लिखा और मिशनरी और मूवमेंट से जुड़ा हुआ अगर कोई कम्युनिटी है तो वही है। शेड्यूल कास्ट की जो दूसरी बिरादरियां हैं, इस बार समाजवादी पार्टी कामयाब रही है पासी अपने उनको एमपी जिताने में, वो चाहे आर.के. चौधरी हो या एन.जी. सरोज हो या दूसरे पासी नेता हैं, उन्होंने उनको एमपी भी बनाया है। पूर्वांचल से भी आप देखिएगा तो लड़की वो जो सोनकर है वो भी एमपी बनी है, प्रिया सरोज भी एमपी बनी है। तो ये जो है समाजवादी पार्टी को अब पारसी बिरादरी में तो फायदा मिला है, लेकिन अब जय श्री कृष्ण और जय श्री राम से बचने के लिए वो जय भीम कह के अपना दामन भी बचा रहे हैं, और दूसरा ये भी एक रास्ता दिखा रहे हैं कि साहब ऐसा है कि हम उसमें फंसना नहीं चाहते हैं, और इसको लेके इनके ऊपर अटैक भी नहीं हो सकता, इनको ट्रोल भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका फिर नुकसान हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। तो ये उन्होंने सेफ पैसेज अख्तियार किया है, और ये एक अच्छा मूव है। मैं अखिलेश यादव के इस मूव को अच्छा मानता हूँ। चलिए, सिम साहब ने किस तरीके से हमें जिसे कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, जो बात हमने शुरू की थी कुर्मी पॉलिटिक्स, या बीजेपी ने पंकज चौधरी जो कुर्मी समुदाय से आते हैं उन्हें अपना अध्यक्ष बनाकर सोशल इंजीनियरिंग के नज़रिए से कितना बड़ा दांव खेला है, इसका एक माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस हमने कासिम साहब के साथ किया, और पूरे प्रदेश की, पूरे यूपी की पॉलिटिक्स को इस नज़रिए से समझने की कोशिश की। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए कासिम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। आज के लिए नमस्कार।